सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता। ये पंक्तियाँ तो फिराक गोरखपुरी जी का है, लेकिन इसका उपयोग सांकृत्यायन जी ने अपने एक पाठ अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में सम्मिलित किया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने काफ़ी देशों की यात्राएं की, जिन्होंने एक घुमक्कड़ी शास्त्र भी लिखा। उनका ऐसा मानना था कि हम घूम फिर कर भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, और इस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया। तो आइए इस महान व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जानें। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। सांकृत्यायन जी बहुत अधिक भाषाओं को जानते थे, क्योंकि वह जिस भी देश में घूमने जाते, वहाँ कुछ समय रहते तो वहाँ की भाषा ज़रूर सीख लेते। इसलिए वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की भाषाओं को उन्होंने सीखने की कोशिश की और सीखा भी। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा में गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम मतलब अन्य में उत्तम है, श्रेष्ठ है। यात्रावृत्त जो एक विधा है, हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है यात्रावृत्त। यात्रावृत्त से तात्पर्य यात्रा के समय की जो घटनाएं होती हैं, जो दिनचर्या होती है, उसको लिपिबद्ध करना ही यात्रावृत्त होता है। यानी यात्रा के समय की कहानी या यात्रा का जो वृत्तांत होता है, वही यात्रावृत्त होता है। सांकृत्यायन जी ने यात्रा वृत्तांत को हिंदी गद्य साहित्य में सम्मिलित कराया। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए
मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यात्रा वृत्तांत का यह लाभ होता है कि हम जिस जगह नहीं जाते उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, या अगर वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो तो यात्रा वृत्तांत के कारण हम काफ़ी कुछ ऐसा जान सकते हैं जिसकी हमें वहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को का तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। राहुल जी तिब्बत की यात्रा किए थे। तिब्बत जो कि चीन के अधिकार क्षेत्र में है, और वहाँ किसी भारतीय को प्रवेश वर्जित था, तो इन्होंने भिखमंगे का एक बनावटी रूप धारण करके, जो बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके, क्योंकि तिब्बत में आप जानते हैं दलाई लामा जो भारत में शरण लिए हुए हैं, तिब्बत को स्वतंत्र करने की लगातार चीन से मांग करते रहते हैं। तो एक तिब्बत जो है वह बौद्ध बहुल क्षेत्र है, वहाँ बौद्धिस्ट अधिक संख्या में है, तो बौद्धिस्टों को जाने की वहाँ अनुमति है। तो बौद्ध भिक्षु के रूप में, बनावटी रूप में ही शंकरत्यायन जी वहाँ गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने खुद ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस स्थान के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें हमें उस जगह के रहन सहन के बारे में, वहाँ की भौगोलिक सामाजिक संरचना के बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए थोड़ा बहुत पाठ पर भी चर्चा हो जाए। ल्हासा की ओर, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो राहुल शंकरत्यायन जी ने अपने एक मित्र के साथ की गई यात्रा का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है, मुख्य रास्ता है। फरिकलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। हम यानी लेखक और उनके एक सह यात्री। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों।
तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वो आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। ये तिब्बत में प्राप्त होने वाले जो बर्तन हैं, पात्र हैं, चीनी मिट्टी के या मिट्टी के, उनकी बात यहाँ हो रही है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चुंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। इसमें जो तिब्बत का मार्ग है, रास्ते में जो रहन सहन की बात है वहाँ की, उसके बारे में शंकरत्यायन जी चर्चा कर रहे हैं। आगे अगले वीडियो में चर्चा होगी। शब्दार्थ आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। शब्दार्थ अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे समझ में नहीं आएंगे, तो शब्दार्थ के आधार पर हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।